नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण है, जिसमें आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। हम दोनों लोग समझेंगे, संज्ञा के बारे में समझेंगे। और दोस्तों, संज्ञा क्या है ये सब लोग जानते होंगे, संज्ञा की परिभाषा भी जानते होंगे और संज्ञा के प्रकार भी जानते होंगे। लेकिन संज्ञा के प्रकार की जब बात आती है तो दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, आपके कोशिश करेंगे कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपकी। ऐसे प्रश्न लाए हैं कि आपको संज्ञा के बारे में फिर कभी ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। दोस्तों, संज्ञा इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लें। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। दोस्तों, प्रत्येक वस्तु को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? नाम है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। और दोस्तों संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दोस्तों जातिवाचक में बात करें तो जातिवाचक के अंतर्गत 2 आ जाते हैं आपके। एक आ जाता है आपका द्रव्यवाचक और एक आ जाता है समूहवाचक। तो दोस्तों द्रव्य की बात करें, जहाँ पर मटेरियल होगा वहाँ पर द्रव्य होगा, जहाँ पर एक से अधिक की बात होगी वहाँ पर समूह होगा। और दोस्तों भाव यानी कि फीलिंग्स, तो भाववाचक में ये आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पर। दोस्तों आज सावन का पहला सोमवार है। आपको श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल बाबा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दें। और ये एक थॉट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों अगर कुछ कर रहे हैं तो मंजिल के आधे रास्ते तक जाकर लौटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना टाइम हमें आधे रास्ते में जाने में लगा है उतना ही टाइम आधे रास्ता लौटने में लगेगा। तो क्यों ना लौटे नहीं, क्यों ना आगे ही बढ़ें, उस टाइम तो उतना ही लगेगा। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत टाइम ले लिया हमने आपका, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक वचन संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक होती है, जातिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, सभी। तो आपको बताना है कौन सी संज्ञा ऐसी है जो हमेशा एक वचन में होती है। यहाँ पर ये याद रखें कि एक वचन की बात हो रही है। दोस्तों व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी, जातिवाचक भी नहीं होगी, भाववाचक होगी। दोस्तों भाववाचक संज्ञा है वो आपकी हमेशा एक वचन में रहती है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि ये पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ, पहले का आ सही हुआ आपका। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक, भाववाचक या ये सभी? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक यानी कि मटेरियल नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा हुआ आपका? जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यानी कि 32 का बा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट पर, रेखांकित पदों में संज्ञा का नाम बताइए। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों 30 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसमें दोस्तों कौन सी संज्ञा है? महामना जी के बारे में पूछा गया है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? इसमें से आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों महामना जी हैं, ये एक व्यक्ति हैं, ये ऐसे समझें शुद्ध भाषा में, ये एक व्यक्ति हैं
तो जहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ना समूह होगा, ना भाव होगा, ना जाति होगी, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी आपकी। दोस्तों अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें आपकी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा। किसका विशेष? यानी कि कोई वस्तु हो, कोई विषय हो, या कोई व्यक्ति हो या स्थान हो, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति या एक वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी एक के कहने से उसके जैसे सभी का बोध हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि दोस्तों रामचरितमानस, तो दोस्तों रामचरितमानस की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पुस्तक विशेष है, ये विशेष पुस्तक है। महाभारत ये भी पुस्तक विशेष है, इससे सभी पुस्तक विशेष का पहचान हो जाएगी। और जैसे कि दोस्तों आपकी बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज की बात करें तो विशेष स्थान की पहचान हो रही है, तो दोस्तों उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपकी। तो महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, इसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या बा सा दोनों तो नहीं होगा। तो दोस्तों देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? दोस्तों अगर इसकी बात करें तो अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो इसमें दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा तो हुई, लेकिन जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है ये भी जरूरी है जानना। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की एक शर्त है कि जहाँ एक जैसे सभी का बोध हो। जैसे अगर हमने बोल दिया पंडित, तो सभी पंडित, शर्मा सभी शर्मा, गुप्ता सभी गुप्ता, जहाँ एक के कहने से उस जैसे सभी का बोध हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि लड़का बोल दिया गया तो लड़के में सभी लड़के आ जाएंगे, चाहे वो पंडित का लड़का हो, चाहे गुप्ता का लड़का हो, चाहे शर्मा का हो, चाहे राठौर का हो, किसी का भी हो। दोस्तों वह संज्ञा एक जैसे सभी का नेतृत्व करती है, उसे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये यहाँ पर था। और दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होने की शर्तें क्या हैं? जैसे संबंधी, आपके संबंधी, व्यवसाय, पद, संबंधी, व्यवसाय, पद और कार्य। जैसे कि संबंधी की मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, ताऊ, ताई, पापा, मम्मी, बुआ, बहन, सभी का संबंधी। व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों दुकानदार की बात करेंगे तो उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि वो कपड़े का दुकानदार है, परचून का दुकानदार है, या फल विक्रेता है, कौन है, दुकानदार है, तो उसके जैसे सभी का बोध हो रहा है। दोस्तों पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी के नाम दोस्तों हमेशा जातिवाचक में रहते हैं। वस्तुओं के नाम कलम, पंखा, मोबाइल, सभी वस्तुएं ये जातिवाचक संज्ञा में रहती हैं। और दोस्तों जो जितनी भी प्राकृतिक तत्व के नाम हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, वो हमेशा जातिवाचक होती हैं। जैसे नदी, झील, झरना, घाटी, पर्वत, पहाड़। और दोस्तों खाद्यान्न होते हैं, पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं आपके। जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती है, इसके एक निश्चित आकार, प्रकार, गुण का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में इतना था। तो दोस्तों देश में अनेक विभीषण हुए हैं, इसका ये आपका ठीक हुआ सा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, तो दोस्तों इसमें क्यों समय लगाना है? अच्छाई, बुराई, सुख, दुख, हर्ष, उल्लास, ये सभी क्या है? ये फीलिंग्स हैं, तो ये आपका सभी किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोहन किसी की बुराई नहीं करता है। सोहन बहुत अच्छा लड़का है, वो किसी की बुराई नहीं करता है।
अभी आपको बताया था कि अच्छा, बुरा, सुख, दुख, ये सभी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। पांडव दुर्योधनों की चाल समझ गए थे, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? पांडव दुर्योधनों की चाल समझ गए थे, तो पांडव की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें आपकी पांडव की बात की जा रही है, तो यानी व्यक्ति विशेष, यानी कि पांडव यानी कि वो 5 थे, लेकिन कहने से उन सभी का एक जैसे सभी का बोध हो रहा है, और तो इसलिए आपके यहाँ पर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जो टाइम नहीं लगाना है उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, रैपिड फायर चलेंगे। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। तो दोस्तों इसमें गुरु जी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी आपको बताया था व्यवसाय के नाम, पदों के नाम, ये सभी आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति विशेष में। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, ये आपके व्यक्तिवाचक में आएगा। गुरु जी का व्याकरण आज भी, व्याकरण की हो गई बात। ये क्वेश्चन दोस्तों छोड़ते हैं, इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है किसकी बात हो रही है। गीता के सपनों को सौदागर आया है, गीता के सपनों का सौदागर आया है। तो दोस्तों इसमें क्या है? सपनों का सौदागर की बात हो रही है। तो दोस्तों सौदागर की बात हो रही है, तो अभी आपको बताया था कि जहाँ पर व्यवसाय पद के बात हो, सौदागर की यहाँ पर बात हो रही, सपनों का सौदागर आया है। तो दोस्तों सौदागर पे अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक में आप जानते होंगे एक से ज़्यादा चीज़ें हों। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी आपको ये बताना है। दोस्तों हरिश्चंद्र की बात हो रही है, हरिश्चंद्र पर अंडरलाइन कर लीजिए। हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जातिवाचक संज्ञा होगी हरिश्चंद्र में, आपकी जातिवाचक संज्ञा। आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है, इसमें कौन सी संज्ञा है? कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा स्टॉप करते हैं। दोस्तों आपको 2 पॉइंट सुनाते हैं। किसने तुमको रोका है? किसने तुमको रोका है? तुम्ही ने तुमको रोका है। भर साहस और दम बड़ा कदम, भर साहस और दम बड़ा कदम, अब इससे अच्छा कोई न मौका है। किसने तुमको रोका है? तुम्ही ने तुमको रोका है। भर साहस और दम बड़ा बड़ा कदम, अब इससे अच्छा कोई न मौका है। दोस्तों आल्प्स पर्वत यूरोप का हिमालय है। आपने पॉइंट सुने, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आल्प्स पर्वत की बात करें तो जहां पर दोस्तों अभी बताया था, जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें होती हैं वो हमेशा जातिवाचक में आती हैं, और व्यक्तिवाचक में आपको बताई था व्यक्ति विशेष की पहचान हो। भावनावाचक कोई होता नहीं है, भाववाचक होता है और समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। तो आपका जातिवाचक सही हुआ। नेताजी अब नहीं रहे, बहुत दुख की बात है कि नेताजी नहीं रहे। इसमें कौन सी संज्ञा है? नेताजी की बात की जा रही है। तो दोस्तों जहाँ पर बात करते हैं यानी व्यक्ति विशेष की बात, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये पद है तो यहाँ पर नेताजी का पद है, तो पद के लिए हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। दोस्तों राष्ट्रपिता में कौन सी संज्ञा होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रपिता में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी आपकी। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता चुके हैं, भाववाचक भी संज्ञा के बारे में बता चुके हैं। आपके सुख दुख, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। छात्र को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो मुझे भी देना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं अच्छा सा लिख पाऊँ। दोस्तों आप लोग समझदार हैं, तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो समझते हुए चलें। 44 की बात करें दोस्तों आपके, तो 44 का छात्र को अपनी लिखावट पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों लिखावट की बात हो रही है और ध्यान की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? ध्यान की बात हो रही है, ध्यान देना चाहिए। ध्यान पर कौन सी संज्ञा होगी? तो आपकी ध्यान पर भाववाचक संज्ञा होगी। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है।
तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? पहनावा की बात हो रही है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। मानवों के दिल में ईर्ष्याएं बढ़ती जाती हैं, ईर्ष्या की बात हो रही है, तो दोस्तों मानवों के दिल में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों अगर मानवों की बात करें, इस क्वेश्चन में दो हो जाएंगे, मानवों की और ईर्ष्याओं की। ईर्ष्या की बात करें तो भाववाचक संज्ञा आ जाएगी आपकी। अगर दोस्तों मानवों की बात करें तो मानवों में आपके व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या पूछ रहा है। अगर इसमें मानवों के दिल में ईर्ष्याएं बढ़ती जाती, ईर्ष्याएं या क्रोध या प्रेम, सुख दुख, तो उसमें भाववाचक संज्ञा आती। मानवों की अगर मानव पर अंडरलाइन रहती तो उसमें जातिवाचक संज्ञा रहती है आपके। संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है, ये आपको बताना है कि संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके द्वारा नहीं होता है। तो इसकी अगर बात करें तो दोस्तों पुरुष में नहीं होता है। पुरुष पुरुष रहता है, स्त्रीलिंग लिंग रहता है, पुल्लिंग पुल्लिंग रहता है। और हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं और संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो 47 का आपका डी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि दा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? दोस्तों अर्थ के आधार पर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन इसे पहचानेंगे कैसे? दोस्तों अर्थ है ये आ बना है और था बना है, और आधार में 1 2 3 ऐसे गिनना है आपको। आ कभी नहीं भूलेंगे आप, 1 2 और 3, और अर्थ के लिए 4 और 5। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपके लगाना है 5 भेद होते हैं संज्ञा के अर्थ के आधार पर। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा का। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का भी 5 प्रकार से निर्माण किया जाता है, 5 प्रकार से। आपका बी ऑप्शन सही हुआ। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है, किससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों कारक से नहीं होता है, जातिवाचक से भी होता है, सर्वनाम से भी, क्रिया से ही हो जाता है भाववाचक का, लेकिन कारक से नहीं होता है। दोस्तों कारक भी पूछे जाते हैं, तो कारक पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जो कि आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लें। इसके फ्री के नंबर होते हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे, तो इस वीडियो को जरूर देख लें कारक के ऊपर। भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है विशेषण से, लिंग से, वचन से, काल से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें विशेषण की, तो दोस्तों विशेषण से होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। और दोस्तों विशेषण विशेषण और विशेषण विशेष किसे कहते हैं ये भी आता है, पूछा जाता है आपका। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इतने अच्छे से समझाने वाले हैं कि आप अगर एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्विज और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि PDF नोट्स होते हैं। आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, फ्री रहेंगे आपके, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया था, जहां एक जैसे सभी का बोध हो। अब विशेषण की बात करें, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। और अव्यय की बात करें दोस्तों, तो अव्यय की परिभाषा है ना व्ययम इति अव्ययम, यानी कि जिसका व्यय ना किया जाए उसे अव्यय कहते हैं।
जिसका व्यय ना किया जाए उसे अव्यय कहते हैं। ना व्ययम इत अव्ययम, ये अव्यय की परिभाषा है दोस्तों। तो दोस्तों वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? तो दोस्तों वात्सल्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। लड़की शब्द में संज्ञा बताइए। तो दोस्तों लड़की की अगर बोल दिया जाए तो सभी लड़कियां आ जाएंगी, तो यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 53 में आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों अभी तक द्रव्यवाचक की बात नहीं करी है। दोस्तों द्रव्यवाचक की अगर बात करें, आपके लकड़ी, लड़की शब्द में लकड़ी, अरे यार हम भी गलत कर दिए, सॉरी यार। यहाँ पर लिखा है लकड़ी और हमने पढ़ लिया लड़की। लकड़ी की बात करें तो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा। दोस्तों अगर बात करें द्रव्यवाचक की, द्रव्य तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है द्रव्य। दोस्तों जिसका मापन किया जाए, तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिससे मापा अथवा तौला जा सके वह आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, हीरा, दूध, पानी, फल, सब्जियां, अनाज। दोस्तों सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा भी होती हैं। जैसे अगर दोस्तों बात करें चाय शब्द संज्ञा है तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। यदि ऑप्शन में दे दिया जाए आपके ए और बी दोनों, यानी कि जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों दे दी जाएं और आपसे पूछ लिया जाए चाय में संज्ञा है, तो दोस्तों आपको क्या लगाना है? चाय में द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, हटा दिया जाए और यहाँ पर कर दिया जाए बा प्लस सा दोनों। तो दोस्तों आपका द्रव्यवाचक नहीं होगा, आपका बा और सा ये वाला हो जाएगा। और संज्ञा का यही तक था, इतना ही था। और संज्ञा का एक और रह गया है आपका समूहवाचक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। दोस्तों सोना तांबा की बात करें तो अभी आपको बताया था, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और समूहवाचक की बात करें इसमें, दोस्तों समूह की बात करें, समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं, यानी कि एक से अधिक का बोध कराने वाली संज्ञाएं समूहवाचक में आती हैं। समूहवाचक की बात हो रही है, आपके समूहवाचक में आती हैं। और दोस्तों एक निश्चित स्थान होना चाहिए और काफ़ी संख्या में प्राणी वस्तु का एकत्रित होना समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। और दोस्तों इसका कोई निश्चित नाम नहीं होता है। और दोस्तों जहां निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्ति वस्तु का एकत्रित होना पाया जाता है, तो दोस्तों जो उसका जो नाम होगा वो है समूहवाचक संज्ञा कहें। जैसे कि कारवा की बात करें, कारवां की बात करें तो दोस्तों कारवां का मतलब क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य से जा रहे लोगों का समूह। काफिला, लश्कर की बात करें, लश्कर को दोस्तों याद रखें, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। दोस्तों लश्कर का मतलब क्या होता है? लश्कर का मतलब होता है राजा प्लस सेना। राजा प्लस सेना। और दोस्तों बात करें घौंद की, दोस्तों आपने देसी भाषा में सुना होगा घौंद। घौंद की बात करें दोस्तों, घौंद किसे कहते हैं? फलों की गुच्छा होता है जो फलों का, फलों का समूह, ऐसे समझे। जैसे दोस्तों केले की गार होती है जिसमें बहुत से केले लगे होते हैं आपके, वो लटकती है पेड़ से, उसे घौंद भी बोलते हैं, यानी कि उसमें एक से अधिक फल होते हैं। और दोस्तों समूहवाचक संज्ञाएं प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं। और व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं।
समूहवाचक संज्ञा यानी कि प्रयोग के अनुसार पर कैसा किसका कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसे याद रखें आप। इतना था। आशा करते हैं आपको अब संज्ञा के बारे में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता, आजकल सुंदरता का बहुत भाव है, यानी कि जो लोग सुंदरता देखते हैं मन की सुंदरता नहीं देखते हैं, ऊपरी खोखले की बनावट को देखते हैं सिर्फ कि इस पर कितना अच्छा लेमिनेशन लगा है। तो दोस्तों अगर सुंदरता की बात करें, सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए, तो दोस्तों सुंदरता की बात करें तो आपके सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? ना तो यहाँ पर व्यक्ति होगी, ना समूह है, ना जाति है, इसमें होगी भाववाचक संज्ञा। आपकी व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा होगी आपके सुंदरता में। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको अब संज्ञा के बारे में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। आपको इतनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, इससे अधिक सरल भाषा में तो नहीं समझा सकते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई यार दोस्त हो आपका, फ्रेंड मित्र, सखा मित्र, तो उनको शेयर कर देना और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट कर देना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।